Market structure. What do you mean by market structure? It is the organizational characteristic of the market. Why it is needed? Because having a better organizational structure of the market, that is shape, size and dimension, it affects the pattern of the behavior of the traders, pattern of the behavior and their economic performance depend upon the shape, size and dimension of the market. What is the nature of the competition that is prevailing in the market? It entirely depends on what type of market structure is prevailing. There are different components of market structure like concentration of market power, degree of product differentiation, condition for entry of firm in the market, and fourth component is flow of market information. Fifth one is degree of integration. ये सारी चीजों को हमने कल समझा दिया था. अब आगे हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में समझते हो. कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर में हमने क्या बताया. कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर में कि कितना एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स है उसका कितना कंट्रोल है अपने फर्म पे, कितना कंट्रोल है, कितना वो खरीदता है, कितना वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचता है ना. ये कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर, एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर इंडिकेट करता है. दूसरा डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट जो है वो कितना है, होमोजेनस प्रोडक्ट है या फिर हेटेरोजेनस प्रोडक्ट है. अगर प्रोडक्ट होमोजेनस है मींस प्राइस का डिफरेंसेस मार्केट में कम होगा, वेरिएशन कम होगा. अगर प्रोडक्ट हेटेरोजेनस है तो हर एक फर्म की टेंडेंसी होगी कि वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट का, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर है दूसरे के प्रोडक्ट से. फिर तीसरा जो कंपोनेंट है कि क्या कंडीशन होना चाहिए फर्म का मार्केट में एंट्री होने का, क्योंकि जनरली जो बड़े फर्म होते हैं वो छोटे फर्म को एंट्री नहीं देना चाहता है, डोमिनेंसी बनाता है. ये इसलिए कि छोटे फर्म अगर आएंगे तो उन छोटे फर्म अपना मतलब बड़े फर्म के सामने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि उनकी बड़े फर्म की डोमिनेंसी होगी और छोटे फर्म चाहेंगे कि हम थोड़ा प्राइसेस जो है वो कम करके भी कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचे. वो बड़ा फर्म ये नहीं चाहेगा. फिर फ्लो ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मतलब फ्लो ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब क्या मार्केट न्यूज जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, ऐसा शेप एंड साइज एंड डायमेंशन है मार्केट का जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए वो जानता है, वो वेल अवेयर है इससे कि कितना उस मार्केट में कमोडिटीज का अराइवल है जहाँ से वो खरीदता या बेचता है, कितनी उसकी प्राइसेस है. ये इंटायरली डिपेंड करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है. मतलब अगर मार्केट स्ट्रक्चर की हम कहेंगे कि बेटर मार्केट स्ट्रक्चर है तो इसके लिए 5 जो कंपोनेंट है उसके आधार पे हम कहते हैं कि दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर. लाइक जैसे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा या बुरा होना ये किस लिए होता है, क्योंकि यही बिजनेस का या मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेसमैन का बिहेवियर क्या है, क्या कंडक्ट है, वो डिटरमाइन करता है. इसलिए इन 5 चीजों के आधार पे हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है मतलब उस बिजनेस का क्या कंडक्ट है, क्या परफॉर्मेंस है मार्केट का, वो इंटायरली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर पे, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे, कंडीशन फॉर द एंट्री ऑफ फर्म इन द मार्केट पे और इंफॉर्मेशन
जो है वो कितना दूर तक फैला हुआ है मार्केट इंफॉर्मेशन, एवरी इंडिविजुअल्स बायर्स सेलर्स वो कितनी कमोडिटीज की अराइवल पर डे होती है उसके बारे में जानकारी है या नहीं। फिर मार्केट इंटीग्रेटेड है या फिर इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि जो बिहेवियर इंटीग्रेटेड मार्केट का होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है जो मार्केट इंटीग्रेटेड नहीं होता है। मार्केट इंटीग्रेशन का कहने का मतलब है कि जो भी मतलब इंटरमीडियरीज है वो इधर अपने मतलब अपने फंक्शंस जो कर रहा है मार्केटिंग फंक्शंस वो अपने कर रहा है या फिर उसके लिए वो लंबी चैनल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस अंडर द सिंगल मैनेजमेंट दैट इज नोन एज मार्केट इंटीग्रेशन। तो कितना इंटीग्रेटेड है अमंग मार्केट जो है वो इंटीग्रेटेड है या फिर नहीं है, क्योंकि मार्केट इंटीग्रेशन जो है वो इंटरमीडियरी को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्राइसेस जो है वो पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कमोडिटीज का यूनिफॉर्म बनाने में हेल्प करता है। और एक बिजनेस में अगर लॉस है तो दूसरे बिजनेस से हम प्रॉफिट और मुनाफा कमा सकते हैं अगर हमारा मार्केट जो है वो इंटीग्रेटेड है। तो हम कल बताए थे कि 3 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। तो मार्केट किस टाइप से इंटीग्रेटेड है और कितना इंटीग्रेटेड है। अगर इंटीग्रेटेड है तो उसकी एक्टिविटी जो है उसका जो सेल होगा या फिर बिजनेस जो रिलेशनशिप होगा अमंग जो फर्म के बीच वो अच्छा होगा। अगर वो अच्छा होगा तो हमारा परफॉर्मेंस और कंडक्ट जो होगा वो मार्केट का अच्छा मतलब बेटर होगा। मार्केट परफॉर्मेंस और मार्केट कंडक्ट का मतलब क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो डायनेमिक होना चाहिए, मीन्स चेंज होना चाहिए ओवर द टाइम पीरियड। मार्केट हमेशा मतलब स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, स्टेबल नहीं होना चाहिए। उसका जो होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर, लेवल ऑफ इनकम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो इंडस्ट्रीज में है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, प्रोडक्शन का पैटर्न है, हमारा डिमांड का पैटर्न है, वो हमेशा टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहता है। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर इट शुड बी डायनामिक होना चाहिए। तो ये डायनामिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो हमने बेसिस ऑफ द कंडक्ट है पर्टिकुलर फॉर्म का with respect to what, with respect to prices, with respect to उसकी प्रैक्टिसेस जो है मार्केट में अपने राइवल के साथ कैसा है, कि मार्केट में राइवल के साथ वो कौन कौन सी अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर ये करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए वो कौन कौन सी पॉलिसीज लाता है, उसका मार्केट में कितना शेयर है, अपनी उसकी क्या पॉलिसी है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, या क्या पॉलिसी है अपने राइवल्स के अगेंस्ट, उसके लिए वो क्या करता है। ये मार्केट का जो बिहेवियर है हमारा, पैटर्न ऑफ द बिहेवियर ऑफ फर्म इज नोन एज मार्केट कंडक्ट। एंड what type of pattern or behavior in relation to the, what is the pricing policies, what are the practices इन द मार्केट। और ये मार्केट इसमें से जैसे हमारा जो क्या क्या काम मार्केट कंडक्ट में इंक्लूड होता है, जैसे मार्केट शेयरिंग एंड प्राइस सेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी अगेंस्ट राइवल, पॉलिसी टुवर्ड्स सेटिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट परफॉर्मेंस जैसे हम लोग का परफॉर्मेंस क्या है,
सपोज कहेंगे कि वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेटर है इस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से, तो मार्केट परफॉर्मेंस भी तो इंटायरली तुम लोग का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि तुम्हारा अपना क्या टाइमिंग है, कैसे तुम दे रहे हो, फिर किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो, मीन्स क्वालिटी से रिलेटेड है ना। तो क्या रिजल्ट तुम्हारा आया, औरों की अपेक्षा अच्छा आया या फिर खराब आया, ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस है। इसी तरह से मार्केट परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं उसका बिजनेस का टर्नओवर से, इकोनॉमिक जो फ्लो है इंडस्ट्रीज में, उसका इनकम का जो फ्लो है एनुअल, उसके आधार पे हम मार्केट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिजल्ट इज नोन एज परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको हम एफिशिएंटली यूज करते हैं कि नहीं। हम परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट हम तब बोलेंगे ना कि हम सेटिस्फैक्ट्री है कि डिससेटिस्फैक्ट्री, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कितना सेटिस्फाइड है हमारे कमोडिटी से, और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे उसका। हमारा सेटिस्फेक्शन वो मेजर करेगा कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ इफिशिएंसी पे, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, वो कितना खर्च लगा करके वो अपने प्रोडक्ट को खरीद करके वो कितना सेटिस्फाइड है। तो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी है क्या, इफ हम हमारा मतलब इकोनॉमिक रिटर्न कितना है, मींस हम जितना इनपुट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको हम कितना एफिशिएंटली यूज करेंगे ताकि मार्केटिंग कॉस्ट हमारा रिड्यूस होगा। फिर हमारी जो मोनोपोली और मोनोपोली प्रॉफिट्स है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। हम हमारा जो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटीज का, इंटर रीजनल वेरिएशन, इंटरपर्सनल वेरिएशन, इंटर ग्रुप वेरिएशन जो हमारे इनकम का है, उस इनइक्वालिटीज के चलते हमारा क्या होता है कि मेजॉरिटी जो है वो मार्केट से इंटरमीडिएरीज बेनिफिटेड हो जाता है, ज्यादा रिटर्न उसके पास चला जाता है, और जो छोटे फार्मर हैं उनको क्या होता है, उनकी प्राइसेस जितना वो चाहते हैं उस उतना उनको मिल नहीं पाता है। फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट प्राइस वेरी करता है। तो इन चीजों को देखते हुए हम अपने रिसोर्सेस को कैसे अलोकेट करें ताकि हम स्मॉल फार्मर्स को, या फिर जो इंटर रीजनल वेरिएशंस है, या फिर इंटर ग्रुप इनकम का जो वेरिएशन है उसको हम रिड्यूस करने में कामयाब हो सके। ये हमारा इसलिए कहा जाता है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, इट शुड बी कीप pace with the change in the production pattern, demand pattern, and constant pattern of marketing, technological changes that will be take place in the industry. All the points should be taken into consideration, and all these points determine the conduct and performance of the market, which entirely depend on the market structures. What type of market structure is a, why it is so, because whatever the conduct and performance of the business and pattern of the behavior of the firm, it entirely depend upon the concentration of market power, degree of product differentiation, condition for the entry of firm in the market, flow of market information, and degree of market integration. Keeping all these points, we have to take into account what type of the production pattern should be needed as the according to the time. जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहा है, और कुछ जो फैक्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, इट शुड बी keeping in the mind while deciding the structure of the market. The market structures should be reoriented to keep this to keep pace with the changes in the keeping in the view the what kind of economic changes that are
taken because the pattern of production has been changed as due to the change in the technology, due to change in the other institutional factor, and other components are which required to are keeping into mind uh, for keep with the pace with the change in the market structure at the demand pattern. What is it? Demand pattern. Because demand for the various product, especially in the term of the form and quality, which are changing. Because why it is changing? It is because the income of the consumer is changing over the period of the time, and pattern of distribution is changing due to changing the taste preferences, whatever changes in the कंज्यूमर्स हैबिट. जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस बढ़ते जाता है, हमारे पास जो कमोडिटीज अवेलेबल है, मतलब पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटीज है अवेलेबल, तब हम उस कमोडिटीज के हैबिचुअल होएंगे, और अगर नहीं अवेलेबल है तो हम उसके टेस्ट को जानेंगे नहीं, तो उसको हम कैसे खरीदेंगे. तो कहता है कि डिमांड पैटर्न जो होता है वो जो कमोडिटीज किस फॉर्म में कंज्यूमर चाहता है, किस क्वालिटी में चाहता है, क्योंकि इनकम जो है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले जो चाहता था वही कमोडिटीज वो बाद में भी चाहेगा. पहले जो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चेंज नहीं होगा जब तक, क्योंकि कंज्यूमर जो है हमारे, उनका नीड, उनका डिमांड, उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस, उनका हैबिट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है. आज से जो 10 साल पहले जो बॉर्न है और अभी तुम लोग टेस्ट और प्रेफरेंसेस और हैबिट जो कंजप्शन का है वो इंटरली डिफर करेगा हम लोगों से. तो इसलिए जो मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए वो रीओरिएंटेड टू कीप इट इन हार्मोनी विद द चेंज इन द डिमांड पैटर्न. अभी के डिमांड सिचुएशन में, डिमांड पैटर्न की सिचुएशन में मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करते रहना चाहिए. उसी तरह से हमारा क्या है, ये कॉस्ट जो है वो भी चेंज होगा. कोई भी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होता है वाइल मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज आल्सो चेंजिंग. वो हमारा क्या होगा, चेंज होते रहेगा. तो मार्केटिंग फंक्शंस जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, या फिर हमारा जब तक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो हम कैसे कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह. जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, परचेज पे, सेल पे, सब्सिडी पे, ये भी हमारे काम को जो है, हमारी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को जो है वो इफेक्ट करता है. इसीलिए कहा जाता है कि कॉस्ट जो है और पैटर्न ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन आल्सो have to keep pace with the keep adjusting to changing the cost and the government policy as मतलब मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट शुड बी डायनामिक as the cost and pattern of the marketing functions is changing over the period of the time. Or technological changes in the industry. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडस्ट्रीज क्या है कि हमारे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे प्रोडक्शन का पैटर्न था पहले, उसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग या प्रोडक्शन करते थे. अब हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जिनको भी है कि हम उसको यूज करेंगे तो वो यूज करना चाहेंगे. तो क्या होगा, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में भी तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बढ़ेगा, मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसको हम किस मार्केट में ले जा करके बेचेंगे, है ना. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर्स का चेंज होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ होना चाहिए. क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो बिजनेसमैन क्या करेगा, जो लो वॉल्यूम का बिजनेस करता था वो अपने स्केल ऑफ बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा. फर्म
फर्म को बढ़ाना चाहेगा और उसकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी इन दी इंडस्ट्रीज। हम सपोज प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उन सभी चीजों को हम मतलब ध्यान में रखते हुए मार्केट स्ट्रक्चर्स के चेंजेस की बात करेंगे कि इट शुड बी लाइक दैट। ये अभी के रेस्पेक्ट में पहले मार्केट स्ट्रक्चर में क्या था, जैसे मान लो कि हमारे ट्रैक्टर की बात अगर करें तो पहले जो ट्रैक्टर आ रहा था ट्रैक्टर वो कितना पावर का था, उसकी क्या एफिशिएंसी थी, अभी अभी जो है ट्रैक्टर उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ना प्लान होना चाहिए उस तरह से कि हमारा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, स्केल ऑफ बिजनेस को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फर्म्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्लांट में अधिक लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस करेंगे तभी हमको फायदा होगा, तब मीट आउट उस कॉस्ट को कर पाएंगे। ये दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसकी फंक्शनलिटीज और इंस्टीट्यूशंस। अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, मार्केट फंक्शनलिटीज और इंस्टीट्यूशंस, मतलब मार्केट एजेंसीज। मार्केट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस फिफ्थ यूनिट है। तो मार्केट एजेंसीज का मतलब क्या होता है, जो भी फर्म्स कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम कमोडिटीज ताकि पहुंचे प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग एजेंट, और यही मार्केटिंग एजेंसीज है। क्यों इसको जरूरत है, क्योंकि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचेगा हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होगी, और वहां तक पहुंचाने के लिए, और ऐसा क्यों जरूरत है, क्योंकि सभी कमोडिटीज सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो जहां पे प्रोड्यूस नहीं होता है वो बिना हम किसी माध्यम के कमोडिटीज को नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए दो रूट होता है, एक डायरेक्ट रूट होता है, एक इनडायरेक्ट रूट होता है। डायरेक्ट रूट में तो प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक बिना मिडिल मैन के प्रेजेंट हुए कमोडिटीज पहुंच जाती है ना। तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट रूट में कोई मिडिल मैन का जरूरत नहीं होता है, देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द मिडिलमैन और इंटरमीडिएरीज। हर जो हमारा कमोडिटीज होता है मेनली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए वो इनडायरेक्ट चैनल से ही यूज होता है। इनडायरेक्ट चैनल में जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती है, जनरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की मूवमेंट जो होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, वो बिना इंटरमीडिएरीज और मिडिलमैन के थ्रू नहीं होता है। क्यों, कभी हमको प्रोसेसिंग की जरूरत होता है, कभी हमको ग्रेडिंग की जरूरत होती है ना, तो और हम स्मॉल लॉट्स हमारे पास होता है तो उसको असेंबल करके, मतलब हम चाहेंगे कि डायरेक्ट होलसेलर से कंज्यूमर तक पहुंचे कमोडिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें चैनल में, है ना, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट मींस कमोडिटी जो पास करेगा प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक, उसके लिए क्या होंगे, नंबर ऑफ मिडिलमैन प्रेजेंट होंगे, जबकि डायरेक्ट रूट में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मिडिलमैन का होगा। वो कुछ जो प्रपोर्शन है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का वो सिर्फ डायरेक्टली मूव होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर पासेस थ्रू द इंटरमीडिएरीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, है ना। अब मार्केटिंग एजेंसीज जो है वो कौन कौन सी मार्केटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होती है कमोडिटीज के मूवमेंट के लिए, तो फार्मर, प्रोड्यूसर, मिडिलमैन। मिडिलमैन में डिफरेंट टाइप्स है,
मिडिलमैन होता है, जैसे स्पेकुलेटिव मिडिलमैन होता है, मर्चेंट मिडिलमैन होता है, फैसिलिटेटिव मिडिलमैन होता है ना। तो ये सारे लोग जो है वो कमोडिटीज के मूवमेंट में हेल्प करते हैं और बहुत सारी जो फंक्शंस है वो खुद करते हैं। तो मार्केटिंग एजेंसीज में जो पहला एजेंसीज है वो क्या है, फार्मर और प्रोड्यूसर। फार्मर इटसेल्फ एक्ट एज ए एजेंट, हाउ farmer or producer act as a intermediaries while movement of commodities from producer to ultimate consumer. Some producer, most of the producer क्या करता है, वो अपने कमोडिटीज को विलेज में ही बेच देता है। लेकिन जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को के साथ साथ जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को अपने ट्रैक्टर में ले जाकर के नियर बाई मार्केट में बेचते हैं। इससे उनको कुछ प्रॉफिट होता है और उनको मार्केट का नॉलेज होता है, जो क्या करते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं अपने गांव वाले लोगों को। इस जब ट्रांसमिट करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन और उनका कमोडिटीज बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट लेते हैं, इस वे में ये क्या करता है ये मार्केटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंसी है ये कमोडिटीज के मूवमेंट के लिए। तो ये मार्केटिंग एजेंट के रूप में टू सम एक्सटेंट प्रोड्यूसर भी काम करता है। स्पेशली जो बड़े जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, वो अपने कमोडिटीज को बल्क में ले जाकर के मार्केट में बेचने जाते हैं। तो उनको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज होता है, वो स्प्रेड करते हैं अपने कलीग्स के बीच, अपने भाई बंधुओं के बीच, अपने गांव वाले के बीच। तो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं ना इस वे में। दैट्स व्हाई फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर दे आल्सो एक्ट एज ए मिडलमैन, act as a intermediaries, act as a marketing agent while movement of commodities from producer to ultimate consumer. Another is the marketing agencies. Another marketing agencies which is involved while movement of commodities from producer to ultimate consumer are the middleman. Middleman क्या हम अभी बताए कि मिडिलमैन क्या होता है, ये कुछ भी जो जैसे होल्ड करके रखना है, प्रोसेस करके रखना है कमोडिटीज को, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। जहाँ पे सरप्लस एरिया है वहां से डेफिसिट एरिया में तो कमोडिटी डिफरेंट गांव से विलेज ट्रेडर से असेंबल करके और वो कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो ये मिडिलमैन जो होते हैं, दे आर स्पेशलाइजेस इन परफॉर्मिंग द वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस। They do different stages in the marketing process. जो हमारा मिडिलमैन होता है फूड ग्रेन मार्केटिंग में जो रहता है, उसको हम डिफरेंट टाइप के मिडिलमैन के रूप में उसको कहते हैं कि दे आर दी मर्चेंट मिडिलमैन एंड दे आर दी एजेंट मिडिलमैन। There are different type of merchant middleman and agent middleman. Merchant middleman किसको बोलते हैं, जो होलसेलर, रिटेलर, विलेज ट्रेडर्स होते हैं और मस्क होवर्स होते हैं, all they are categorized as the merchant middleman. And merchant middleman का काम क्या होता है? Merchant middleman वो कमोडिटीज को ओन करते हैं, अपने पास रखते हैं और उसकी हैंडलिंग खुद करते हैं, और उसके बाद अपने रिस्क पे वो कमोडिटीज को क्या करते हैं, बेचते हैं। वो जो डिफरेंसेस होता है परचेस प्राइस और सेल प्राइस में, वो उनका मुनाफा होता है। ये मर्चेंट मिडिलमैन का काम होता है। तो दे आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ मर्चेंट मिडिलमैन लाइक होलसेलर, रिटेलर्स, विलेज ट्रेडर्स एंड मस्क होवर्स। तो होलसेलर की बात करें तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं होलसेलर के बारे में कि होलसेलर क्या है। होलसेलर वैसे मर्चेंट मिडिलमैन है जो बल्क में कमोडिटीज को खरीदते और बेचते हैं। ये आइदर वो क्या करते हैं, फार्मर से या फिर अदर होलसेलर से कमोडिटीज को खरीदते हैं और दूसरे होलसेलर, रिटेलर और प्रोसेसर्स को बेचते हैं, है ना। इनका अपना गोडाउन होता है प्रोडक्ट को
स्टोर करने के लिए, जबकि रिटेलर्स जो होते हैं वो कैसे मिडिलमैन, मर्चेंट मिडिलमैन होते हैं, वो रिक्वायरमेंट के आधार पे कमोडिटीज को किससे, होलसेलर से खरीदते हैं। ये कंज्यूमर का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इनको, रिटेलर्स को कंज्यूमर का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और एक बार पढ़ाए थे कि प्रोड्यूसर के सबसे करीब कौन मिडिलमैन होता है और कंज्यूमर के करीब कौन मिडिलमैन होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर द क्लोजेस्ट टू द कंज्यूमर इन द मार्केटिंग channel, means retailers are the closest to the consumer in the marketing channel. Other are the village merchant. Village merchant क्या होता है, पढ़ाए थे एक बार कि वो क्या करता है, गांव-गांव, उसको पेटी मर्चेंट भी कहते हैं। वो क्या करता है, गांव-गांव घूम कर करके, उनका कोई अपना दुकान नहीं होता है, वो दूसरे गांव से खरीद कर करके प्रॉफिट कमा करके सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में ले जाकर करके बेचते हैं। कुछ कुछ का तो अपना एस्टैब्लिशमेंट भी विलेज में होता है और कुछ का अपना एस्टैब्लिशमेंट नहीं भी होता है ना। वो बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि टाइप ऑफ बाइंग एंड सेलिंग में, कि वो जो हमारा ऐसा मेथड से बाइंग एंड सेलिंग जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो पहले से लोन लिए हुए रहता है उसी के थ्रू बेचना होता है। तो इस केस में हम फार्मर्स जो बेचता है वो उसी मिडिलमैन को बेचता है, विलेज मर्चेंट्स को, पेटी मर्चेंट्स को बेचता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोन उससे लिए रहता है, क्रेडिट लिए हुए रहता है, क्योंकि उसको सोइंग के समय कुछ जरूरत होता है, इस वजह से। तो वो सब उसके लिए वो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज होती है वो उसको सप्लाई करते हैं। मस्क होवर्स क्या होता है, मस्क होवर्स आता है कभी कभी कि मस्क होवर है क्या, तो ये बड़ा रिटेलर्स को हम मस्क होवर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो बिग रिटेलर्स होते हैं मार्केट में उनको मस्क होवर्स बोलते हैं। ये और कह सकते हो कि जो छोटा होलसेलर होता है वो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केटिंग करता है। मस्क होवर्स जो है वो सीरियल और पल्सेस की मार्केटिंग में नहीं इन्वॉल्व होता है, ये फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है। और ये जनरली स्मॉल होलसेलर्स और बड़े रिटेलर्स का जो टर्मिनोलॉजी है वो मस्क होवर्स के रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो होलसेलर्स या जो हमारा कमीशन एजेंट्स होता है वो बड़ा लॉट्स को खरीदता नहीं है, ये जनरली 3 से 4 क्विंटल वेजिटेबल को खरीदता है और वो बेचता है ना, वो बेचता है। इसको हम मर्चेंट मिडिलमैन को कैटेगराइज किए होलसेलर, रिटेलर और मर्चेंट्स का मस्क होवर्स में, है ना। अब हमारा जो थर्ड है वो क्या है, मिडिलमैन में हमने क्या मर्चेंट मिडिलमैन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एजेंट मिडिलमैन। एजेंट मिडिलमैन जो होते हैं वो कमीशन एजेंट होते हैं और ब्रोकर्स होते हैं। तो मर्चेंट मिडिलमैन और एजेंट मिडिलमैन में क्या डिफरेंस है। मर्चेंट मिडिलमैन जो होता है वो उसके पास गुड की ओनरशिप उसके पास होती है, इंटाइटलमेंट ऑफ गुड जो होता है वो अपने पास रखता है, स्टोर करके कमोडिटीज अपने गोडाउन में रखता है। लेकिन एजेंट मिडिलमैन जो होता है वो कमोडिटीज को अपने पास खरीद करके नहीं रखता है, सिर्फ ये दो क्लाइंट के बीच क्या करता है, निगोशिएशन का काम करता है, मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये प्रोड्यूस को अपने पास नहीं रखता है, ये सिर्फ खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस खरीदने और बेचने के दरमियान, उसके लिए वो कमीशन जो लेता है उसको ये क्या कहते हैं कि ब्रोकर इन्वॉल्व है ना। तो ब्रोकर इज ए एजेंट मिडिलमैन, ब्रोकर इज ए एजेंट मिडिलमैन, एंड जो वो रिसीव करता है अपनी सर्विसेज के लिए अमाउंट, उसको कमीशन, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। ये कैसे मुनाफा कमाता है,
वो दोनों जो बायर्स और सेलर्स जो होते हैं, जो निगोशिएशन करते हैं, उनके बीच बार्गेन कर करके कमीशन लेते हैं 5%, 10% पे, वो बार्गेन कर करके। तो ये कमीशन एजेंट जो होते हैं उनको अड़हतिया भी कहते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट में जो होता है वो पक्का अड़हतिया होता है, और अनरेगुलेटेड मार्केट में होता है जो कच्चा अड़हतिया होता है ना। कमीशन एजेंट जो होता है वो होलसेल मार्केट में क्या करता है, बायर्स और सेलर्स क्या के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, और वहां पे कमोडिटीज का जो हैंडलिंग हुआ, या फिर कहाँ पे बेचेंगे, पैसा उससे कलेक्ट कर कर करके, और जितना भी मार्केटिंग कॉस्ट जो होता है उसको डिडक्ट कर करके वो बैलेंस उस सेलर्स को दे देता है। ये दो टाइप का होता है, कच्चा हथिया और पक्का हथिया। कच्चा हथिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है और कभी नहीं भी रहता है, लेकिन पक्का हथिया जनरली रेगुलेटेड मार्केट में रहता है ना। क्या रहता है पक्का हथिया, वो रेगुलेटेड मार्केट में रहता है। जो कमीशन एजेंट रहता है उसको पक्का हथिया बोलते हैं। दूसरा जो हमारा एजेंट मिडिल मैन है वो ब्रोकर्स है। ब्रोकर्स क्या करता है कि अपनी पर्सनल सर्विसेज जो है वो मार्केट में क्लाइंट को देता है।